देखो, ये सिग्नलिंग समझ में आ गई थी क्या? कौन सा वाला ग्राफ? ये वाला? ये वाला ग्राफ समझाना है? देखो, दोनों कौन से आ गए? और भी है क्या? ये वाला? नहीं, और भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है। और ये वैल्यू कोई फिक्स थोड़ी ना है, फिक्स नहीं है ये, है ना? ये एवरेज वैल्यू है आपकी, है ना? एवरेज वैल्यू है। क्या समझाना है बताओ, इसके अंदर क्या समझ में नहीं आया? ये वाला? पहले ये समझो, देखो आप, उसके बाद में समझ में आएगा ये वाला ग्राफ। ये न्यूरॉन्स है, ये वाले क्या है बताओ? ये डेंड्राइट्स हैं। क्या है ये? डेंड्राइट्स। और ये एक्सोन है। एक्सोन जहाँ से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? एक्सोन हिल लॉग बोलते हैं ना। और ये एक्सोन टर्मिनल, ये आपके क्या है बताओ? साइनेप्स। और साइनेप्स के अंदर क्या है बताओ? साइनेप्टिकल वेसिकल है, और उनके अंदर क्या भरे हुए हैं? न्यूरोट्रांसमीटर फिल होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये डेंड्राइट्स हैं आपके, यहाँ पर कौन से वाले चैनल प्रेजेंट बताओ? लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल। इसका मतलब यहाँ पर कोई लाइगैंड आकर बाइंड होगा, तभी ये क्या होने वाले हैं? ओपन होने वाले हैं। समझ में आ गया क्या? तो लाइगैंड कौन आता है बताओ यहाँ पर? अब लाइगैंड कौन सा है? एक्साइटेटरी वाला है या इनहिबिटरी वाला है? वो डिपेंड करता है ना, कि दो टाइप के होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। ठीक है, सपोज करो लाइगैंड आकर बाइंड हो गया है, तो आपका ये लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेम्ब्रेन होती है ना, उस मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर की तरफ तो क्या प्रेजेंट होता है बताओ? पॉजिटिव चार्ज। और अंदर की तरफ क्या होता है? इसको बोलते हैं अपन रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल। तो मेम्ब्रेन का रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है बताओ? -70। कितना होता है? -70। ये एवरेज वैल्यू लेते हैं पर, है ना? -70। रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्या होता है रेस्टिंग पोटेंशियल? बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है बताओ? रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब क्या समझते हो आप? रेस्टिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि बाहर से कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है। समझ में आ गई क्या बात? बाहर से भी कोई भी स्टिमुलस नहीं आया है। समझ में आ गई क्या मतलब? ये कैसा है? अनस्टिमुलेटेड है। कैसा भी? कैसा है अभी? अनस्टिमुलेटेड है। बात समझ में आ गई? तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल है आपका। अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, अब सपोज करो स्टिमुलस आपने दे दिया है। क्या दे दिया है? स्टिमुलस दे दिया है। स्टिमुलस दे दिया आपने, लाइगैंड आकर बाइंड कर गया है, तो ये आपके लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल क्या हो गए हैं? ओपन हो गए हैं। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना बता रखा है मैंने मेम्ब्रेन के ऊपर? -70 मिलीवोल्ट। ये रेस्टिंग पोटेंशियल आपका ये होता है मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, अब ये देखो, ये आपके सोडियम, आपके लाइगैंड गेटेड सोडियम चैनल है वो ओपन है, तो सोडियम अंदर की तरफ आना स्टार्ट करेगा। मतलब सोडियम का क्या होगा बताओ? इनफ्लक्स होगा। क्या होगा? इनफ्लक्स। अब बताओ, ये आपकी मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर अभी रेस्टिंग पोटेंशियल कितना है? -70 है। अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, बाहर की तरफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। अब अंदर की तरफ क्या हो रहा है बताओ? सोडियम का क्या हो रहा है? इनफ्लक्स हो रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहे हैं? अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं ना। तो आपका पोटेंशियल कितने पे जाएगा? देखो, -70 से कितने पे आएगा? -70 से आएगा आपका -60 के ऊपर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे हैं ना अंदर की तरफ। फिर -50, फिर -40 और फिर -35। तो ये क्या है? -35 मिलीवोल्ट है। अपन ऐसे मानते हैं कि -35 मिलीवोल्ट क्या होता है बताओ? ये थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। क्या होती है? थ्रेशोल्ड वॉल्यूम। थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब क्या है? ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है?
थ्रेशोल्ड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल देखो ऐसा मिनिमम पोटेंशियल होता है, क्या होता है? ऐसा मिनिमम पोटेंशियल जो क्या कर दे यहाँ पर प्रेजेंट आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को क्या कर दे? ओपन कर दे। अब ये वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, याद क्या रखना आपको? थ्रेशोल्ड। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है बताओ? जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को क्या कर दे? ओपन कर दे। समझ आ गया क्या? तो ये आपकी क्या है? मिनिमम क्या होता है? ये मिनिमम पोटेंशियल क्या होता है? मिनिमम पोटेंशियल जो क्या कर सकता है आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को क्या कर दे? ओपन कर दे। ये वोल्टेज गेटेड है ये, ना कि कौन से वाले हैं? लाइगेंड गेटेड। तो लाइगेंड गेटेड आपके कहाँ पे मिलेंगे? आपको डेंड्राइट्स के ऊपर। और वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल आपको कहाँ पे दिख रहे हैं? एक्सोन के ऊपर। यहीं पे आपके और कौन से वाले चैनल प्रेजेंट है? पोटेशियम चैनल भी प्रेजेंट है। समझ आ गई? और यहाँ पर आपके कौन से वाले हैं? ये कैल्शियम चैनल है। कौन से वाले हैं? कैल्शियम चैनल है। अब देखो अंदर की तरफ क्या हो रहा है? सोडियम का क्या हो रहा है? इन्फ्लेक्स हो रहा है। तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? अंदर की तरफ आने वाला है। तो अंदर की तरफ आएगा तो क्या आएगा? थ्रेशोल्ड आ जाएगा। थ्रेशोल्ड आने के बाद में क्या होगा बताओ? यहाँ पर ये वोल्टेज गेटेड आपके सोडियम चैनल वो क्या हो जाएंगे? ओपन। अभी तो सोडियम का इन्फ्लेक्स धीरे धीरे हो रहा था, अब क्या होगा? यहाँ पर रैपिड क्या होने वाला है? सोडियम का क्या होने वाला है? इन्फ्लेक्स होने वाला है। तो क्या होगा? सोडियम क्या होगा? तेजी से अंदर आने लगेगा। तेजी से अंदर आने लगेगा तो बताओ यहाँ के अंदर की तरफ कौन सा वाला चार्ज था? पहले नेगेटिव, फिर धीरे धीरे किस में चेंज हुआ? ये पॉजिटिव के अंदर। अब ये आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल और ओपन हो गए हैं। अब रैपिड क्या होगा? सोडियम का इन्फ्लेक्स। तो अंदर की तरफ क्या बढ़ेगा? पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज देखो कितने पे आ जाएगा? -35 से कहां पे पहुंच जाएगा? +60 पे। तो थ्रेशोल्ड आने के बाद में आपका क्या होगा बताओ? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, किस वजह से हुआ है? ये आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो गए हैं? ओपन हो गए। यहां तक बात समझ आ गई? तो आपको क्या मिल गया है? एक्शन पोटेंशियल मिल गया है। मिल गया एक्शन पोटेंशियल। अब क्या होगा? अब ये वाले जो आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है ये क्या हो जाएंगे? क्लोज। जब एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा ना, तो आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। क्लोज हो जाए। अब क्लोज होने के बाद में यहाँ पर प्रेजेंट यहाँ पे कौन से वाले चैनल है? ये मैंने कौन से बता रखे हैं? पोटेशियम चैनल। ये क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? ये ओपन हो जाएंगे। जब आपका एक्शन पोटेंशियल आ जाएगा ना, उसके बाद में आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तो क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। और पोटेशियम चैनल क्या हो जाएंगे? ओपन। अब पोटेशियम चैनल जब ओपन होगा तो पोटेशियम क्या करता है बताओ? इफ्लेक्स होता है। पोटेशियम का क्या होगा? इफ्लेक्स। अभी प्रेजेंट टाइम में कंडीशन क्या है? मेम्ब्रेन के अंदर क्या है बताओ? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। और बाहर की तरफ क्या है बताओ? बाहर की तरफ भी पॉजिटिव है ना? ठीक है। अब क्या होगा? पोटेशियम चैनल जैसे ही ओपन होता है तो ये वाले जो आपके पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर की तरफ क्या होते हैं? बाहर की तरफ जाएंगे, क्योंकि पोटेशियम का क्या होता है? इफ्लेक्स होता है। क्या होता है? इफ्लेक्स। अब पोटेशियम बाहर जाएंगे किसको मेंटेन करने के लिए? क्योंकि ये जो आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल थे ना वो पहले ओपन हो गए थे, तो यहाँ पर क्या हो गया था? सोडियम की वजह से पॉजिटिविटी क्या हो गई थी? ज्यादा आ गई थी। आ गई थी ना, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया था। अब आपके वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं तो यहाँ से पॉजिटिविटी बाहर जाएगी। पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे? बाहर, क्योंकि पोटेशियम का क्या होता है बताओ? इफ्लेक्स। तो पोटेशियम क्या होगा? बाहर की तरफ जाएगा। पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव क्या होंगे? थोड़े से कम होंगे ना, उसके बाद धीरे धीरे और कम होंगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे कितना था? +60 आया था ना एक्शन पोटेंशियल। अब पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जा रहे हैं तो क्या आएगा? +50, फिर +40, +30, +20, +10, फिर 0। अभी पोटेशियम बाहर की तरफ जा ही रहे हैं, है ना, रुक नहीं रहे। तो और रिफ्लेक्स होगा तो कितने पाएंगे? -10, -30, 40, 50, 60। जाना तो कहां तक था? रेस्टिंग पोटेंशियल तक जाना था, लेकिन ये और भी कहां तक चले जाते हैं? -80, -90 तक चले जाते हैं ये। समझ में आ गई क्या बात? तो इसको क्या बोलते हैं? इस कंडीशन को, इसको हाइपरपोलराइजेशन बोलते हैं। और जहां पर ये आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तो क्लोज होते हैं
और पोटेशियम चैनल ओपन होते हैं ना, तो इस वजह से क्या स्टार्ट होता है बताओ, रीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट। और रीपोलराइजेशन के बाद में क्या होगा, हाइपर पोलराइजेशन होगा। क्यों, क्योंकि आपके पोटेशियम का क्या हो रहा है, इफ्लेक्स हो रहा है कंटिन्यू। बात समझ में आ गई क्या, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो गए हैं, क्लोज हो गए। समझ में आ गई क्या बात, तो यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब चलते हैं आगे। अब इसकी कहानी बाद में बताएंगे आपको ना, जब अपन न्यूरॉन्स पढ़ेंगे ना तब आएगी कहानी। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब ग्राफ देखते हैं। ये -70 है, ये आपका क्या है बताओ, रेस्टिंग पोटेंशियल है कि नहीं है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। अब क्या होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल है, सपोज करो अब लाइगेंड आ गया है, लाइगेंड आ गया, तो लाइगेंड वोल्टेज गेटेड आपके, सॉरी वोल्टेज नहीं, लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो थोड़ा बहुत क्या आएगा, सोडियम अंदर की तरफ आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, कहां तक बढ़ता है ये, जब तक कि थ्रेशोल्ड नहीं आ जाती। ये थ्रेशोल्ड आ गई आपकी, थ्रेशोल्ड आने के बाद में बताओ क्या होगा, आपके वोल्टेज जिगेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन। अब रैपिड तरीके से क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लेक्स होगा। तो सोडियम जैसे ज्यादा आएगा तो क्या होगा बताओ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका एक्शन पोटेंशियल वाला ग्राफ आ गया, आ गया। अब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, अब क्या होने वाला है बताओ, जैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तो क्या हो जाते हैं, क्लोज, और पोटेशियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब पोटेशियम चैनल ओपन हो गए तो पोटेशियम का क्या होगा बताओ, इफ्लेक्स होगा। तो बाहर की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, क्रिएट होने लग जाएगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको रीपोलराइजेशन बोलते हैं। क्यों बोला, क्योंकि आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तो क्या हो गए हैं, क्लोज हो गए, और आपके पोटेशियम चैनल क्या हो गए, ओपन। तो पोटेशियम का क्या हो रहा है, इफ्लेक्स हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब अंदर की तरफ क्या हो रही है, नेगेटिविटी बढ़ेगी। तो स्टार्टिंग इसको क्या बोलते हैं अपन, रीपोलराइजेशन। और धीरे धीरे क्या होती है, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन में क्या होती है, नेगेटिविटी इतनी बढ़ जाती है कि ये किसको क्रॉस कर जाती है, आपके रेस्टिंग पोटेंशियल को भी क्रॉस कर जाती है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। समझ में आ गई क्या। अब क्या समझ में नहीं आया, यहाँ पर देखो, ये आपका रेस्टिंग पोटेंशियल है, -70 मिलीवोल्ट होता है ना आपका। अब थ्रेशोल्ड कौन लेके आएगा बताओ, ये लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल लेके आएंगे कि नहीं आएंगे, लाइगेंड जाकर बाइंड करेगा तभी तो सोडियम अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर कौन काम कर रहा है बताओ, लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल, ये थ्रेशोल्ड लेके आएंगे। थ्रेशोल्ड जैसे ही लेके आते हैं तो क्या होगा बताओ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे। तो ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल का ग्राफ है, ये वाला ओपन हो गए ना, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गए। तो क्या अचीव हो गया आपको, एक्शन पोटेंशियल अचीव हो गया। अब क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तो क्या हो गए यहाँ पर, क्लोज हो जाएंगे, और पोटेशियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब पोटेशियम चैनल जैसे ओपन होते हैं तो पोटेशियम का इफ्लेक्स होगा, तो ये बाहर की तरफ जाएंगे तो रीपोलराइजेशन आएगा पहले, उसके बाद में क्या आएगा, हाइपर पोलराइजेशन। अब पोटेशियम को पता लगा कि पोटेशियम ज्यादा चला गया, रेस्टिंग पोटेंशियल से भी इसको भी क्या कर दिया, इसने क्रॉस कर दिया है। तो बाहर की तरफ नेगेटिविटी कम, अंदर की तरफ नेगेटिविटी ज्यादा है। तो अब देखो इस प्रकार की कंडीशन है कि अंदर की तरफ इतनी नेगेटिविटी आ गई है कि आपका ये रेस्टिंग पोटेंशियल को क्रॉस करके कहां पे आ गया है, -80 -90 तक आ गया है। कौन, आपका पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम क्या हो रहा है, इफ्लेक्स हो रहा है। क्या हो रहा है, इफ्लेक्स हो रहा है। तो अब ये क्रॉस करके किसको आ गया, रेस्टिंग पोटेंशियल को क्रॉस करके कहां पे आ गया है, हाइपर पोलराइजेशन वाली कंडीशन में आ गया है। अब क्या किया जाएगा बताओ, अब इस पोटेशियम को क्या करा जाएगा, वापस से अंदर की तरफ बुलाया जाएगा, किसको मेंटेन करने के लिए, रेस्टिंग पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए। तो ये -80 -90 से वापस कहां पे आता है बताओ, रेस्टिंग पोटेंशियल पे आता है। उसके बाद में वही वापस से ये प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आ गया। यहाँ पर आपके सोडियम पोटेशियम पंप भी काम करते हैं ना, तो आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये वाला ग्राफ बताना है आपको, देखो
ये वाला ग्राफ देखो, इसमें मैंने आपको ये क्या बता रहा है, ये किसका ग्राफ है बताओ, ऐसे नोड का है ना, किसका है ये, ऐसे नोड की एक्टिविटी देख रहे हैं ना अपन, क्योंकि ऐसे नोड क्या कर सकता है, ये हार्ट बीट की ओरिजिन कर सकता है ना ये हार्ट बीट की, क्योंकि ये क्या होता है ऐसे नोड बताओ, ये मॉडिफाइड कार्डियक मसल्स होते हैं आपके, होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको 4 चैनल बताए थे, पहला चैनल कौन सा बताया था आपको, SCN चैनल, जिसको अपन ने क्या बोला था, एप चैनल, फनी चैनल बोला था ना। यहाँ पर क्या होता है बताओ, यहाँ पर सोडियम का क्या होता है, इनफ्लेक्स होता है, बताया था मैंने आपको। दूसरा चैनल मैंने आपको कौन सा बताया था, टी टाइप बताया था। इसमें क्या होता है बताओ, टी टाइप के अंदर ये आपका यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। तीसरा एल टाइप में क्या होगा बताओ, यहाँ पर भी कैल्शियम का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। और चौथा आपको बताया था मैंने आपको पोटेशियम चैनल, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। अब पोटेशियम चैनल आपका ओपन होगा तो बताओ पोटेशियम का क्या होगा, इफ्लेक्स होगा। ये 4 चीजें तो पढ़नी थी अपन को। अब देखो इधर तो दे रखा है मेम्ब्रेन पोटेशियम, इधर दे रखा है टाइम। सपोज करो यहां पर अपन क्या मान लेते हैं, इसको एक्शन पोटेंशियल मान लेते हैं, इसको या अपन ऐसे मान लेते हैं कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये रेस्टिंग पोटेंशियल मान लेते हैं इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ, अरे रुको तो सही, इसको थोड़ा सा नीचे सीधा मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अभी इधर देखो समझो पहले इसको, यहां से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यहां से ये ग्राफ स्टार्ट होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, इसका मतलब यहां पर कौन से वाले चैनल काम कर रहे होंगे आपके, इन चारों में से यहाँ पे एसएन चैनल काम करेगा, मतलब फनी चैनल काम करेगा आपका। मतलब यहाँ पर क्या होगा आपका, सोडियम का क्या होने वाला है, इनफ्लेक्स। सोडियम का देखो ऐसे करना, थोड़ा सा -40 है ना, इसके थोड़े से नीचे से स्टार्ट करना है इसको, तो नीचे से स्टार्ट करोगे तो आपका सोडियम का क्या होगा बताओ, इनफ्लेक्स होगा कि नहीं होगा। तो सोडियम का इनफ्लेक्स, सोडियम अंदर की तरफ आएगा, सोडियम अंदर की तरफ आएगा तो क्या आएगा बताओ, थ्रेशोल्ड आएगी ना। अब थ्रेशोल्ड आने के बाद में फिर क्या होगा बताओ, और दूसरा वाला चैनल कौन सा आपका, टी टाइप में क्या होगा, कैल्शियम आएगा अंदर वापस से, कैल्शियम अंदर की तरफ फिर से आएगा तो फिर क्या होगा, फिर आपका थ्रेशोल्ड आएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना ये। और क्या होगा फिर, थ्रेशोल्ड आने के बाद में क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। देखो ये रहा, यहां पर देखो आपके सोडियम का क्या हो रहा है, ये वाला यही ग्राफ है, ऐसे सपोज करना, ये वाला ग्राफ आपको दिख रहा है ना, ये वाला इसको ऐसे स्टार्ट, यहां से स्टार्ट नहीं समझना आपको, कहां से स्टार्ट समझना है, यहां से स्टार्टिंग में देखो क्या होगा, सोडियम का क्या होगा, इनफ्लेक्स। देखो ये -60 दे रखा है ना, तो आप सपोज करना कि -70 क्या होता है आपका, रेस्टिंग पोटेंशियल होता है ना, तो ये समझ लेना आप, तो -60 -70 कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, रेस्टिंग पोटेंशियल है ये, यहाँ पर क्या होगा, सोडियम का क्या होगा, इनफ्लेक्स। सोडियम आएगा क्यों, क्योंकि आपके एसिड क्या हो जाएंगे, ओपन। तो सोडियम का इनफ्लेक्स, सोडियम आया, सोडियम अंदर की तरफ आएगा तो अंदर की तरफ क्या होगा बताओ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा ना, तो क्या होगा बताओ, डीपोलराइजेशन होगा। क्या होगा, डीपोलराइजेशन। स्टार्टिंग में जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है ना, तब क्या बोलते हैं इसको, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। मैंने बताया था ना आपको, जब आपका रेस्टिंग पोटेंशियल होगा तब इसको क्या बोलते हैं अपन, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, देखो ये रहा, जब आप रेस्टिंग पोटेंशियल हो तब क्या बोलते हैं इसको, पोलराइज्ड सेल। उसके बाद में जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग जाएगा तो इसको क्या बोलते हैं, तभी पॉजिटिव चार्ज बढ़ ही तो रहा है, क्योंकि कौन से वाले चैनल ओपन है आपके, एसएन वाले चैनल ओपन है ना, कौन से वाले, एफ चैनल ओपन है। इसका मतलब क्या आएगा, सोडियम अंदर की तरफ आएगा, तो सोडियम अंदर की तरफ आएगा तो देखो इधर इसको नाम क्या दिया है अपन ने, सोडियम का इनफ्लेक्स। दिख गया क्या आपको। उसके बाद में थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो कौन से वाले चैनल है ये, दूसरे वाले कौन से चैनल मिलेंगे आपको, टी टाइप। इस टी टाइप में क्या होगा बताओ, कैल्शियम का क्या होगा, इनफ्लेक्स। तो कैल्शियम और अंदर आएगा तो क्या मिलेगा आपको, थ्रेशोल्ड। फिर क्या होगा बताओ, तीसरा वाला चैनल कौन सा है, एल टाइप। उसमें क्या होगा, कैल्शियम का और रैपिड क्या होगा, इनफ्लेक्स होगा, तो क्या मिलेगा आपको, एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे काम कौन सा कर रहा है आपका, एससीएन वाला फनी चैनल ही, सोडियम का इनफ्लेक्स हो रहा है। यहाँ पर कौन सा कर रहा है आपका, टी टाइप वाला कर रहा है, यहाँ पर भी कैल्शियम का इनफ्लेक्स हो रहा है। उसके बाद जैसे थ्रेशोल्ड आएगी तो अब एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जनरेट।
यहाँ पर भी क्या होगा बताओ, यहाँ पर आपका एल टाइप वाला कैल्शियम, सॉरी एल टाइप कैल्शियम चैनल आपका ओपन होगा, तो कैल्शियम का क्या होगा, रैपिड इन्फ्लक्स होगा। तो अब देखो कैल्शियम अंदर की तरफ आ रहा है, तो अब क्या होगा, अंदर की तरफ क्या हो रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो रही है, सेल कैसी हो रही है, डीपोलराइज हो रही है। समझ में आया कि नहीं आया? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, उसके बाद में अब कौन सा वाला चैनल बच रहा है आपका, पोटेशियम चैनल। तो देखो एक्शन पोटेंशियल जैसे जनरेट होता है, अभी तो बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे ना, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल आ गया। तो यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तो क्या हो गए, बंद। समझ में आ गया ना? और आपका पोटेशियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अब क्या होगा, पोटेशियम का क्या होगा, इन्फ्लेक्स। अब पोटेशियम का क्या होगा, इफ्लेक्स होगा, बाहर की तरफ जाएगा, तो रिपोलराइजेशन, और उसके बाद में हाइपर पोलराइजेशन। अब देखो जैसे ये हाइपर पोलराइजेशन की तरफ जाता है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ इसको जाने नहीं देता, जाते ही क्या आ जाता है वापस से, आपका कौन सा चैनल आ जाएगा, एसएन चैनल आ जाएगा ना। देखो ये वाला इधर देखना, यहां से तो क्या हो रहा है, रिपोलराइजेशन, नीचे की तरफ क्या होगा, हाइपर हाइपर पोलराइजेशन की तरफ जैसे ही नीचे की तरफ जाएगा, जाएगा ना नीचे की तरफ, क्योंकि आपको पता है -60 -70 -80 तक जाएगा, ये -90 तक। जैसे ही ये नीचे की तरफ हाइपर पोलराइजेशन की तरफ जाता है, तो आप सोचो कि जो आपका एससीएन चैनल है, ये एससीएन चैनल देखो कहां पे ओपन हो रहा है, और जनरेट क्या करता है, मिक्स करंट करता है। तो ये क्या करता है, तुरंत प्रभाव से यहां पर नीचे की तरफ जैसे ही जाता है, तो वापस से क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, ओपन करवा देता है वापस। तो वापस से यहां पर क्या होने वाला है, आपका एससीएन चैनल क्या हो जाएगा, ओपन। यहां पर क्या होगा फिर बताओ, यहां पर क्या होगा, सोडियम अंदर की तरफ आएगा ना, सोडियम का इन्फ्लेक्स होगा, फिर यहां पर कौन सा चैनल खुलेगा, टी टाइप। यहां पर भी कैल्शियम आएगा, तो थ्रेशोल्ड मिल जाएगी, थ्रेशोल्ड मिलते ही आपका एल टाइप वाला खुलेगा, तो रैपिड क्या होगा, यहां पर आपका कैल्शियम का इन्फ्लेक्स होगा, आपको क्या मिल जाएगा, एक्शन पोटेंशियल। अब आपका कैल्शियम चैनल यहाँ पे बंद और पोटेशियम चैनल यहाँ पर ओपन, तो फिर रिपोलराइजेशन वापस से क्या आएगा, जैसे हाइपरबोलिक कंडीशन आती है वापस से आपके एससीएन चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन, तो वापस से ऐसे ऊपर की तरफ आ जाता है। समझ में आ गई क्या बात? तो ये आपका ऐसे नोड की एक्टिविटी है। बताओ ऐसे नोड की एक्टिविटी फिर अपन ने किसके द्वारा रेगुलेट की थी, ये समझ में आ गया, स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट, ठीक है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ये पढ़ा था अपन ने, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, इधर क्या पढ़ा था अपन ने। और कैसा कंट्रोल होता है ऑटोनोमस का, इनवॉलंटरी होता है। कैसा होता है, इनवॉलंटरी। फिर ये अपन ने सिग्नलिंग देखी थी। तो आपका जो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं बताओ, एक्साइटेटरी होते हैं, और ये क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं मैंने बता दिया था आपको। रिसेप्टर याद रखना, इसका रिसेप्टर कौन सा, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। एसिटिलकोलिन का रिसेप्टर कौन सा है, मस्क्यूरिनिक एसिड रिसेप्टर, है ना। और ये एसिटिलकोलिन क्या करता है बताओ, हार्ट रेट को डिक्रीज करता है, क्योंकि मायोजेनिक हार्ट में क्या करता है एसिटिलकोलिन, हार्ट रेट को डिक्रीज तो करता है, मैंने बताया तो आपको। लेकिन ओल्ड एज के अंदर क्या होता है बताओ, ओल्ड एज के अंदर एसिटिलकोलिन की एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। इसलिए हार्ट रेट बढ़ जाती है, लगभग कितनी हो जाती है, 100 बीट पर मिनट हो जाती है। फिर ये मैंने आपको बताया टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया, ये समझ में आ गया। देखो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होते हैं, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं, रेगुलेट। ऐसे नोड को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। अब बताओ ऐसे नोड खुद से क्या कर सकता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा सकता है कि नहीं करवा सकता, करवा सकता है ना। हार्ट बीट की ओरिजिन करवा सकता है खुद से। इसको रेगुलेट कौन कर रहे हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहे हैं, रेगुलेट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हार्ट बीट ओरिजिन कौन करवा सकता है, ऐसे नोड खुद से क्या करवा सकता है, ऐसे नोड खुद से क्या करवा सकता है, हार्ट बीट को ओरिजिनेट करवा सकता है। ये दोनों के दोनों आकर क्या करते हैं बताओ, हार्ट रेट को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये तो क्या करवाएगा हार्ट रेट को, सिंपैथेटिक में कौन आता है बताओ, सिंपैथेटिक में देखो क्या है, क्या करवाएगा बताओ, ये इंक्रीज करवाएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करवाता है बताओ, हार्ट रेट को इंक्रीज करवाता है।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जाता है ऐसे नोड के पास में और बोलता है कि मैं आ गया हूँ, हार्ट रेट को क्या करवा दो, इंक्रीज करवा दो। समझ में आ गया। फिर उसके पास में बगल में कौन बैठा है, पैरासिम्पैथेटिक, वो ऐसे बोलता है कि क्या करना है, हार्ट रेट को डिक्रीज करना है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ऐसे नोड की एक्टिविटी को क्या करते हैं, रेगुलेट करने के काम करते हैं। समझ में आ गई क्या। अब यदि दोनों आपस में काम करते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यदि दोनों आपस में क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करेंगे, तो आपकी हार्ट रेट कितनी रहेगी, 72 रहेगी। कितनी रहेगी, 72। लेकिन इन दोनों को अपन ब्लॉक कर दें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, तो फिर क्या होगा, आपकी जो इंट्रिंसिक हार्ट रेट है वो कितनी हो जाएगी, 72 से कहां पे चली जाएगी, 100 बीट पर मिनट चली जाएगी ना। दोनों ब्लॉक हो गई तो बताओ ये आपका ऐसे नोड किसका कहना मानता है, आपकी जो हार्ट रेट होती है कितनी होती है, 72 होती है ना। दोनों ब्लॉक हो गए तो कितनी चली जाएगी, 100 चली जाएगी। अब बताओ मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जो आपका ऐसे नोड होता है वो किसका कहना मानता है, सिंपैथेटिक का या पैरासिम्पैथेटिक का। यदि दोनों ही ब्लॉक हो गए हैं तो आपकी 100 बीट पर मिनट है, 100 था ना। अब सपोज करो, अब आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करवाता है, इंक्रीज करवाता है, और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करवाता है। तो ये क्या किसका कहना मान रहा है, आपका ऐसे नोड किसका कहना मानेगा, पैरासिम्पैथ किसका मानेगा। अरे जब दोनों ब्लॉक हो गए तब आपका इंट्रिंसिक हार्ट रेट कितनी हो जानी चाहिए, 100 होती है। किसकी होती है, 100। अब एसिटिलकोलिन क्या करवाता है, एसिटिलकोलिन किस में आता है, तो फिर सिंपैथेटिक क्यों बोल रहे हो। तो पैरासिम्पैथेटिक का कहना कौन मानता है, ऐसे नोड, है ना। इसका मतलब आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो डोमिनेंट होता है किसके ऊपर, सिंपैथेटिक के ऊपर। समझ में आ गई क्या बात, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में ये मैंने आपको बताया टेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया, और ये मैंने कुछ आपको ड्रग्स बताई दो। एट्रोपाइन क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी लिखना है ना, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को। और ये क्या है, प्रोपिनोनोल, इसको बोलते हैं बीटा ब्लॉकर। क्या बोलते हैं इसको, बीटा ब्लॉकर। ये बीटा ब्लॉकर है। अभी जब मैं आपको सिग्नलिंग पढ़ाऊंगा ना तब वहां पर बहुत सारी बीटा ब्लॉकर लिखूंगा ना, तो अब ये लिख लेना कि बीटा ब्लॉकर है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है, कौन, प्रोपिनोनोल। और ये वाला कौन सा है, एट्रोपाइन, जो क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। बात समझ में आ गई क्या आपको, चले आगे। अब चलते हैं आगे। अपन ये ग्राफ अभी देखा था एसएन वाला, ये किसका था, ऐसे नोड का था। किसका था, ऐसे नोड का। तो बताओ आपको ऐसे कोई पूछ ले कि इसके अंदर थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, पेसमेकर कौन है, यहाँ पर पेसमेकर की तरह काम कौन कर रहा है इन चैनल के अंदर, 4 चैनल है ना, ये चारों में पेसमेकर की तरह काम कौन करता है, टी टाइप और अकेला टी टाइप, एससीएन और टी टाइप, ये दोनों के दोनों किसकी तरह काम करते हैं, पेसमेकर की तरह करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं, पेसमेकर। क्योंकि दोनों जब होंगे तभी आपका क्या आएगा, थ्रेशोल्ड, और थ्रेशोल्ड आएगा तभी आपका एक्शन पोटेंशियल आने वाला है। बात समझ में आ गई क्या आपको। तो ये दोनों याद रखना, ये क्या होते हैं, दोनों के दोनों पेसमेकर की तरह काम करते हैं ना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब अपन पढ़ते हैं एट्रियल एक्शन पोटेंशियल। जो आपका एट्रिया होता है ना, उस एट्रिया के अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। ऐसे नोड को तो अपन ने देख लिया, अभी ग्राफ बनाया था ना एसएन वाला, वो ऐसे नोड का था। अब एट्रिया के अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, देखो इसका ग्राफ ऐसे बनता है। थोड़ा सा और से बना देता हूँ।
ये ग्राफ किसका है बताओ? ये आपका एट्रियल एक्शन पोटेंशियल का है। एट्रियल एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? एट्रिया के अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। समझ में आ गई क्या? तो एट्रिया के अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है उसका ग्राफ है ये। अब यहाँ पर मैं कुछ स्टेज मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि ये 0 वाली स्टेज है, ये 1 वाली स्टेज है, ये सेकंड वाली स्टेज है, ये थर्ड वाली स्टेज है और ये फोर्थ वाली स्टेज है। अब आपको देख के बताना है, इधर तो टाइम है, इधर क्या आएगा आपका मेम्ब्रेन पोटेंशियल आएगा ना। ठीक है, अब आपको देख के बताना है, अभी पीछे ग्राफ देखा था ना आपने, उन आधार पे बताना है। देखो क्या है इसके अंदर। सबसे पहला 0 स्टेज की बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये क्या होगा बताओ यहाँ पर? ये तो रेस्टिंग पोटेंशियल है। क्या है ये? रेस्टिंग। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या है बताओ? ये रेस्टिंग पोटेंशियल है। जो 0 स्टेज कौन सी है बताओ आपकी? रेस्टिंग पोटेंशियल है। बात समझ में आ गई? ये 0 वाली स्टेज कौन सी है? रेस्टिंग पोटेंशियल। ये फर्स्ट वाली स्टेज दिख रही है क्या आपको? इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें डीपोलराइजेशन हो रहा होगा। इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहे होंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहे हैं अंदर? कौन आएगा बताओ? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल यहां पर क्या हो गए होंगे? ओपन हो गए होंगे। तो फर्स्ट स्टेज पे आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो गए होंगे? ओपन। बात समझ में आ रहा ना? तब यहां पर क्या मिल जाएगा आपको? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा ना। ये एक्शन पोटेंशियल है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या लिखोगे आप? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाएंगे? ओपन। समझ में आ गई क्या? तो फर्स्ट वाली स्टेज है आपकी, इसमें क्या होगा? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो गए? ओपन हो गए। इसका मतलब क्या होगा? यहां पर सोडियम का क्या होगा? इनफ्लेक्स या इफ्लेक्स? इनफ्लेक्स होगा। क्या होगा? इनफ्लेक्स। और जब सोडियम का इनफ्लेक्स होगा तो क्या होगा आपके पास में? एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा ना। ऐसा लिख दूं, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ये ग्राफ आपको याद रखने हैं ना। तो फर्स्ट वाली स्टेज में क्या हुआ है? आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गए हैं। तो सोडियम का क्या हो रहा होगा? इनफ्लेक्स हो रहा होगा। तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ? एक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा। दूसरी स्टेज में क्या हो रहा होगा बताओ? एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया? जनरेट मिल गया आपको। अब यहां पर आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाने चाहिए? बंद हो जाने चाहिए, है ना। तो बंद हो जाएंगे तो आपके सोडियम का क्या नहीं होगा? इनफ्लेक्स तो नहीं होने वाला है। और क्या होंगे यहाँ पर? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल क्या हो जाने चाहिए? ओपन। जिससे क्या होगा? पोटेशियम का क्या होगा? इफ्लेक्स होगा, बाहर की तरफ जाएगा ना। पोटेशियम का क्या होगा? इफ्लेक्स। और रीपोलराइजेशन क्या हो जाएगा? स्टार्ट। 4 बातें समझ में आ गई ना। 4 बातें क्या लिखनी है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज। सोडियम का क्या होगा? इनफ्लेक्स क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा ना। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन। पोटेशियम का क्या होगा? इफ्लेक्स। और क्या स्टार्ट होगा? रीपोलराइजेशन। समझ में आ गई? तो ये बात लिख देता हूं मैं। यहां पर क्या लिखना है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तो क्या हो जाएंगे? क्लोज। इसके साथ में और क्या होगा? वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल क्या हो जाएंगे? अभी लिखने का टाइम दे दिया जाएगा आपको, समझ लो इधर। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल क्या है? ओपन हो जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा बताओ? पोटेशियम का क्या होगा? इफ्लेक्स होगा। और पोटेशियम का इफ्लेक्स होगा तो क्या स्टार्ट होगा बताओ? स्टार्ट रीपोलराइजेशन। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब अपन देखते हैं तीसरी स्टेज। यहां पर क्या हो रहा होगा? देखो यहां पर रीपोलराइजेशन और भी स्टार्ट अभी है कि नहीं है? इसका मतलब हाइपरबोला तो नीचे की तरफ जाता है ना, तब होता है हाइपरबोला, है ना। अब ये रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रहा होगा। इसका मतलब पोटेशियम क्या हो रहा, सॉरी हाँ, पोटेशियम क्या हो रहा होगा? इफ्लेक्स हो रहा होगा। मतलब पोटेशियम चैनल तो यहाँ पर क्या है? अभी भी ओपन है। पोटेशियम चैनल अभी भी क्या है? ओपन है। और यहाँ पर आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल भी क्या हो जाते हैं? ओपन। ये तीसरी स्टेज की खास बात है।
यहाँ पर क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन। तो बताओ कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे तो कैल्शियम का क्या होगा, इनफ्लक्स या इफ्लक्स? कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है, क्या होता है, इनफ्लक्स होता है, क्या होता है, इनफ्लक्स। अब देखो सपोज करो एक बार आप, यहां पर क्या हो रहा है, पोटेशियम चैनल ओपन हो गया है, तो पोटेशियम का क्या हो रहा होगा, इफ्लक्स हो रहा होगा। यहां पर कैल्शियम क्या हो गया होगा, ओपन, तो कैल्शियम क्या हो रहा होगा, इनफ्लक्स। यहां पर कैल्शियम तो इनफ्लक्स हो रहा है और पोटेशियम क्या हो रहा है, इफ्लक्स हो रहा है। मतलब पॉजिटिव चार्ज तो बाहर जा रहा है, पोटेशियम लेके जा रहा है, और कैल्शियम पॉजिटिव चार्ज को अंदर लेके आ रहा है। इसका मतलब ओवरऑल क्या है, चार्ज उतना ही रहेगा जितना पहले रहेगा, है ना, ओवरऑल उतना। मतलब यहाँ पे भी क्या रहेगा, रीपोलराइजेशन, यहाँ पर भी रीपोलराइजेशन क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा आपका। समझ में आ गई क्या बात? क्या क्या बातें लिखनी है आपको इसमें? यहाँ पर आपका वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्या है, कैल्शियम चैनल ओपन, जिसकी वजह से क्या होगा बताओ, कैल्शियम का क्या होगा, इनफ्लक्स होगा। और इसी कैल्शियम के इनफ्लक्स की वजह से क्या होता है बताओ, नहीं, इसी कैल्शियम की वजह से क्या होता है, एट्रिया का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। कितनी देर का होता है एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन? एट्रियम का सिस्टोल कितनी देर के लिए होता है, 0.1 सेकंड का होता है। सिस्टोल कितने का होता है, 0.1 सेकंड का। वो याद है कि नहीं है आपको टेबल? इसी की वजह से। और क्या होगा यहाँ पर बताओ, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल क्या रहेंगे, ऐसे लिख देता हूं ना, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल स्टिल ओपन। इसका मतलब यहां पर भी क्या होगा, पोटेशियम का क्या हो रहा होगा, स्टिल इफ्लक्स। यहां तक बात समझ में आ गई क्या आपको? फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाले में क्या हो रहा होगा, यहां पर क्या हो रहा होगा। अब ये जो आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन थे ना, ये क्या हो जाएंगे, यहां पर क्लोज हो जाएंगे। लेकिन देखो ये लाइन आपकी अभी भी नीचे की तरफ आ रही है, अभी भी रिपोलराइजेशन चल रहा है ना अभी। इसका मतलब यहाँ पर पोटेशियम चैनल क्या रहेंगे, होंगे, अभी भी ओपन है। क्या है, अभी भी ओपन है। कौन से वाले, तो पोटेशियम चैनल अभी भी क्या है, यहाँ पर ओपन है, और कैल्शियम चैनल क्या हो जाएंगे। बात समझ में आ गई क्या आपको? तो दो बातें इसमें लिखनी है आपको, कि वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल तो क्या है, क्लोज, और आपके वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल स्टिल ओपन। समझ में आ गई ना? ये वाली स्टेज आपको याद रखनी है। यहां पर क्या हो रहा है बताओ, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है, आपने सिग्नलिंग पढ़ी है किसी ने, तो वहां पे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा होगा आपने। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, कैल्शियम का। जब आप कैल्शियम रिलीज करवाते हैं ना आर से, पता हो तो आपको, पता है कि नहीं है, तो वो कैल्शियम जाकर क्या करता है, काल्मोडुलिन से बाइंड करता है ना आगे जाकर, याद है कि नहीं आपको? तो वो क्या करवाता है बताओ, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो यहाँ पर देखो कौन ओपन है, कैल्शियम चैनल तो ओपन है, इसका मतलब कैल्शियम चैनल क्या हो रहेंगे, इनफ्लक्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा 0.1 सेकंड के लिए। समझ आ गई क्या बात? तो ये तो किसकी बात चल रही है, एट्रियल एक्शन पोटेंशियल। अब किसका पढ़ लेते हैं अपन, वेंट्रिकल का पढ़ लेते हैं ना। तो वेंट्रिकल के अंदर भी कुछ ज्यादा खास नहीं है। वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, इसका ग्राफ भी ऐसा ही बनता है। ये 0 स्टेज, ये 1 स्टेज, ये 2 स्टेज, ये 3 स्टेज, और ये 4 स्टेज। देखो क्या हो रहा होगा, फर्स्ट में तो क्या हो रहा होगा, पहले जीरो की बात करते हैं। जीरो तो क्या है बताओ, ये तो रेस्टिंग पोटेंशियल है, रेस्टिंग पोटेंशियल। 1 क्या है बताओ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या होंगे, ओपन, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम का इनफ्लेक्स होगा। और सोडियम का इनफ्लेक्स होगा तो क्या होगा बताओ,
एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हो रहा है ना जनरेट, एक्शन पोटेंशियल क्या हो गया है, जनरेट हो गया है। दूसरे की बात करें तो दूसरे में क्या होगा बताओ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल तो क्या हो जाएंगे, क्लोज, ठीक है। और क्या होगा, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल क्या हो जाएंगे, ओपन, जिससे क्या होगा, पोटेशियम का ई फ्लेक्स होगा, और पोटेशियम का ई फ्लेक्स होगा तो स्टार्ट क्या हो जाएगा, री पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर पीछे भी अभी भी क्या है, यहां पर भी क्या रहेगा बताओ, थर्ड वाली स्टेज में यहां पर भी क्या रहेगा, रिपोलराइजेशन क्या रहेगा, स्टार्ट रहेगा। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। अब कौन सी स्टेज है, थर्ड वाली, थर्ड वाली स्टेज देखो, थर्ड वाली स्टेज में क्या हो रहा होगा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्या हो रहे होंगे, ओपन। इसका मतलब यहां पर कैल्शियम का क्या हो रहा होगा, इनफ्लेक्स हो रहा होगा, और इनफ्लेक्स हो रहा होगा तो यहां पर कौन से वाले चैनल अभी भी ओपन रहेंगे, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल स्टिल ओपन। यहाँ इसका मतलब यहां पर भी क्या रहेंगे, पोटेशियम का क्या रहेगा, ई फ्लेक्स रहेगा। तो ये जो आपका ये वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाली तीसरी वाली फेज आपको जो दिख रही है, ये दिख रही है ना आपको, ये कितनी देर के लिए होती है, 0.3 सेकंड के लिए होती है। कितनी देर के लिए होती है ये बताओ, 0.3 सेकंड का क्या होता है बताओ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है ना, वेंट्रिकल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब एक्शन पोटेंशियल क्या होगा, जनरेट हो गया होगा, है ना। तो ये 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है यहाँ पर बताओ, यहाँ पर आपके वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्या रहेंगे, ओपन रहने वाले हैं, मतलब कैल्शियम का क्या होगा, इनफ्लेक्स। ये देखो यहाँ पर कुछ आपको चीजें यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया, स्टेबल हो गया, यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको, इस वाले ग्राफ में, पीछे वाले ग्राफ में देखो, यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी नहीं है, ये धीरे धीरे किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, रिपोलराइजेशन हो रहा है ना। इस वाले ग्राफ में देखो आप, नीचे की तरफ आने के बाद में थोड़ा बहुत क्या हो गया है, यहाँ पर अभी ये स्टील हो गया है, क्या हो गया है, बिल्कुल सिंपल हो गया ना यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर 0.3 सेकंड के लिए क्या हो रहा होगा, वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, ये किसकी कहानी है, ये वाली, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल की कहानी है। किसकी है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। कितनी देर के लिए, 0.3 सेकंड के लिए। इसको याद रखना है ना, इसको बोलते हैं अपने प्लेटिव फेज। क्या बोलते हैं इसको, प्लेटिव फेज बोलते हैं। समझ में आ गई क्या बात, ये वेंट्रिकुलर क्या हो गया, सिस्टोल हो गया। और फोर्थ नंबर में क्या लिखोगे, वही पीछे वाली बात, बताओ, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्या होंगे, यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे, और पोटेशियम चैनल स्टिल ओपन। बात समझ में आ गई ना। उसमें इसमें फर्क किसका है, इस 0.3 का, उधर 0.1 था, इधर कितना है, 0.3 है। तो इधर वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है बताओ, एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट हो रहा है। तो ये चीजें अपन को पाई जा रही हैं, कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है। समझ में आ गई क्या बात, दोनों बातें समझ में आ गई आपको, कैसे क्या हो रहा है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन ब्लड प्रेशर के बारे में। किसके बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में। बीपी के बारे में बताओ, क्या होता है बीपी, क्या होती है बीपी, बीपी से क्या समझते हैं आप, ब्लड प्रेशर, बीपी से समझते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर समझते हैं क्या, बीपी। अब ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, ब्लड के अंदर पाया जाने वाला प्रेशर। ब्लड में भी कौन सा, ब्लड में भी आपके अलग अलग आती हैं, आर्टरीज आती हैं, वेन्स आती हैं, कैपिलरीज आती हैं। देखो आपने ऐसा देखा है क्या, सबसे पहले जो
आपकी ओटा होती है ना, ओटा, ओटा जाकर किस में डिवाइड होती है आपके लार्ज आर्टरी के अंदर, आर्टरी में होती है ना, लार्ज आर्टरी के अंदर डिवाइड हो गई। फिर लार्ज आर्टरी जाकर डिवाइड किस में होती है, स्मॉल आर्टरी के अंदर। स्मॉल आर्टरी आपके आर्टरियोस के अंदर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। फिर ये आर्टरियोस किस में चेंज हो जाएंगे आपके कैपिलरी के अंदर, किस में चेंज हो जाएंगे, कैपिलरी के अंदर। फिर ये कैपिलरी आगे वेन्यूल्स के अंदर, फिर वेन्यूल्स आगे रिजॉइन होकर स्मॉल वेन क्या बनाएंगी, स्मॉल वेन। फिर स्मॉल वेन आगे जाकर रिजॉइन होकर क्या बनाती हैं, लार्ज वेन। और लार्ज वेन आगे जाकर क्या बनाती है बताओ, आपकी एक तो बनाती है, बताओ इसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा बनाती हैं। तो सुपीरियर वेना कावा का दूसरा नाम और क्या बताया था मैंने, कुछ तो था, ऐसे लिखूंगा कुछ तो था, कुछ तो था, ये नाम होता है। क्या बताया था सुपीरियर वेना कावा का नाम, इसको तो बताया था अपन ने, क्या बोला था, प्रीकेबल। और इसका क्या नाम बताया था अपन ने, पोस्ट केबल। सबसे बड़ी वेन कौन सी है आपकी, यही तो होती है इंफीरियर वेना कावा। यहां तक बात समझ में आ गई। तो ओटा डिवाइड होती है लार्ज आर्टरी के अंदर, फिर ये डिवाइड होती है स्मॉल आर्टरी के अंदर, फिर आर्टरियोस के अंदर, फिर कैपिलरी। कैपिलरी तो यहाँ पर क्या होता है, गेज से सेक्शन होता है, आपको पता है। फिर ये वेन्यूल्स के अंदर, वेन्यूल्स रिजॉइन करके स्मॉल वेन रिजॉइन करके लार्ज वेन, और लार्ज वेन रिजॉइन करके सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा बनाते हैं। फिर इनके आपको कहानी पता है, इंफीरियर वेना कावा क्या होती है, सुपीरियर वेना कावा क्या होती है। अब देखो इधर, ब्लड प्रेशर क्या होता है बताओ, प्रेशर ऑफ आर्टरी। जो आर्टरी का प्रेशर होता है ना, मेनली उसी को क्या बोलते हैं अपन, ब्लड प्रेशर। जो आर्टरी का प्रेशर है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब आपको कोई ऐसे पूछ ले कि मेजर करने के लिए कौन है, मेजर किसके द्वारा करते हैं बीपी को, बीपी को मेजर किसके द्वारा मेजर किया जाता है बताओ, स्पिग्मोमेनोमीटर। सही है, देख लेना एक बार ना, स्पिग्मोमेनोमीटर। ठीक है, ये आपका क्या है, apparatus है। सबसे पहले किसने डेवलप किया था ये, हाँ हाँ, किसने डेवलप किया था, ऐसा कुछ नाम सुना होगा आपने, रिवा रोकाई, सुना है क्या नाम, सुना सुना, सही है बिल्कुल, रिवा रोकाई है। ठीक है, इसके बाद में और क्या बताओगे, फर्स्ट बीपी इज मेजर्ड बाई, फर्स्ट बीपी किसने मेजर की थी, पहली बार बीपी किसने मापी थी, इसने ही मापी थी क्या, ठीक है। फिर स्टेफन हेल्स ने, किसने, किसमें, हॉर्स में, किसमें, स्टीफन हेल्स ने मापी थी। समझ में आ गई क्या बात। एक आपने सुना होगा, ऐसा कुछ नाम सुना क्या आपने, कोरोटकॉप्स, दिया था, इसका मॉडिफाइड रूप है ये। बताओ क्या होता है ये कोरोटकॉफ,
कौन सा साउंड डिस्कवर किया था? क्या है ये? है क्या कोई साइंटिस्ट है? क्या बताया इन्होंने? जो बीपी के वेरियस साउंड होते हैं ना, जब अपन बीपी मापते हैं ना, तो बीपी मापते हैं तो वो अलग अलग प्रकार के जो साउंड सुनाए जाते हैं ना, वेरियस टाइप ऑफ साउंड, उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? कोरोडस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोडस्कोप। और जब बीपी मापता है ना डॉक्टर, तो अलग अलग साउंड सुनाई देता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? कोरोडस्कोप। क्या बोलते हैं? कोरोडस्कोप। पढ़ लो नाम अच्छे से। पढ़ लिया? ठीक है, अब 2 दिन बाद में वापस पूछा जाएगा इसको। अब अपन को पढ़ना है, देखो एक तो होता है, एक तो अपन को पढ़ना है सिस्टोलिक प्रेशर। क्या पढ़ना है? सिस्टोलिक प्रेशर। एक अपन को पढ़ना है डायस्टोलिक प्रेशर। एक तो है सिस्टोलिक प्रेशर और एक क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले इधर थोड़ा सा हार्ट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये अपन ने क्या बना दिया है? ये क्या है बताओ? ये वाली हार्मोनल ओटा, ये वाली ये सिस्टमिक ओटा है। अब मैंने आपको बताया था किसके बारे में? मैंने बताया था आपको स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना? क्या होता है स्ट्रोक वॉल्यूम? ऐसे निशान लगाओ और ऐसे लिख दो कि 70 ml। ये है क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम, पीछे बताया हुआ है। फिर अपन ने देखा था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ईडीवी। कितना बताया था ईडीवी मैंने? और 120 क्या बताया था मैंने? 120 ml क्या बताया था फिर? ये ईडीवी तो होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। डायस्टोलिक का मतलब क्या है? रिलैक्सेशन। जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है ना, तो इसके अंदर कितना ब्लड क्या होता है? एंटर करता है, उसको क्या बोलते हैं? ईडीवी। क्या बोलते हैं? ईडीवी। तो कितना आता है बताओ? 120। फिर एक दूसरा एक और बताया था आपको, क्या बताया था? एक आपको, ये तो क्या है आपका? ई डी वी। एक आपको बताया था ई ई एस वी। ई एस वी देखो कितना है टोटल, तो कितना है? 120। पंप कितना कर दिया आपने? 70। तो कितना बच गया? अब 50 बच गया ना, 50 ml। 50 तो बचेगा। ठीक है, ये आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। बीपी का मतलब क्या होता है? पहले इधर देखो, किसका प्रेशर है ये आर्टरी का प्रेशर है। अब देखो इधर चलते हैं वापस से। जब वेंट्रिकल क्या करता है? सिस्टोल करता है। सिस्टोल का मतलब क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन। जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो आपके आर्टरी हैं, ये आर्टरी के ऊपर क्या होगा बताओ? प्रेशर क्रिएट होगा। क्या होगा? प्रेशर क्रिएट। उसी को अपन क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोला? सिस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो क्या होगा? प्रेशर क्रिएट होता है। कहां पर? आपके आर्टरी के अंदर। तो प्रेशर बताओ बढ़ेगा या घटेगा? जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इन आर्टरी के ऊपर क्या होगा? प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। उसको क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और यदि आपका वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है तो क्या होगा बताओ? इन आर्टरी के ऊपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। उसको क्या बोल दिया अपन ने? डायस्टोलिक प्रेशर। दोनों बात समझ आ गई ना? सिस्टोलिक का मतलब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी वजह से ब्लड क्या करता है? इन आर्टरी के ऊपर क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे कि प्रेशर क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है ना। प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब रिलैक्स करेगा वेंट्रिकल तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इन आर्टरी के ऊपर डिक्रीज हो जाएगा। उसको क्या बोल दिया? डायस्टोलिक प्रेशर। समझ में आ गई क्या? तो बताओ क्या लिखोगे इसके बारे में?
ड्यूरिंग ईच वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब क्या होता है आपका वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब क्या होगा, प्रेशर ऑफ ब्लड इंक्रीज इन आर्टरी। जब आपका वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, तो आपका ब्लड के अंदर क्या होता है, प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सॉरी ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है कि जो आर्टरी है उनके अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो जब आपका वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये जो आपके आर्टरी हैं इनके ऊपर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, क्रिएट होगा ना, प्रेशर ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। उसको क्या नाम दे दिया आपने, सिस्टोलिक प्रेशर। और ये सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है बताओ, 120 mm ऑफ मरकरी। कितना होता है, 120 mm ऑफ मरकरी। इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। अब तो इसमें क्या लिखोगे आप, अब सेम टू सेम ऐसा तो लिखना है, इसमें क्या लिखोगे आप, ड्यूरिंग ईच वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन आएगा ना, रिलैक्सेशन। अब देखो घबराना ही नहीं, यहाँ पे यदि आपको क्या लिखा हुआ जाए, सिस्टोल लिखा हुआ जाए, समझ में आ गया ना, तो यहाँ पर सिस्टोल लिखा हो जाए तो एक ही बात है, यहाँ पर डायस्टोल लिखा हो जाए तो एक ही बात है। तो क्या होगा बताओ, प्रेशर ऑफ ब्लड क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन आर्टरी के अंदर। कितना होती है वैल्यू इसकी, इसकी वैल्यू होती है 80 mm ऑफ मरकरी। तो दोनों समझ में आ गई, दोनों बात समझ में आ गई, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब इतना याद रखना है, जब वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इन आर्टरी के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर। वो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। इसको क्या नाम दे दिया आपने, सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, देखो नाम ही क्या है, सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायस्टोल रिलैक्स करेगा। और बातें किसकी हो रही हैं, सब वेंट्रिकल की हो रही हैं, क्योंकि वेंट्रिकल ही पंपिंग करता है ना आपका, तो ब्लड आपका ऊपर की तरफ जाएगा बॉडी पार्ट्स के अंदर। बात समझ में आ गई ना, तो आर्टरी के अंदर प्रेशर यही क्रिएट करेगा। बात समझ में आ गई। और ये कितना होता है आपका, सिस्टोलिक प्रेशर तो होता है 120, और आपका डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, 80 mm ऑफ मरकरी। बात समझ में आ गई आपको। अब इन दोनों का एक तो क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कितना है बताओ, 120, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, 80। जब सिस्टोलिक प्रेशर के अंदर से आप क्या माइनस कर दोगे, डायस्टोलिक प्रेशर, तो इसको बोलते हैं क्या, पल्स प्रेशर। क्या बोलते हैं, पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर बताओ कितना होगा, 40 mm ऑफ मरकरी। यहां तक बात समझ आ गई क्या। तो पल्स प्रेशर क्या है बताओ, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है आपका, पल्स प्रेशर होता है। बीपी, बीपी कैसे मापोगे आप, सिस्टोल अपॉन डायस्टोल, ऐसे तो मापते हैं। 120 अपॉन 80 mm ऑफ मरकरी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। एक होता है आपका MAP, नाम सुना है क्या आपने, मीन आर्टेरियल प्रेशर। मीन आर्टेरियल प्रेशर, देखो क्या होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर, बताता हूं मैं अभी। ये आपका क्या है बताओ, डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, 80। देखो MAP क्या होता है, पहले तो देखो ये कहां पे सीन होता है, लार्ज
डायमीटर कैपिलरी के अंदर। बोलो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? पहले तो ये जो लार्ज डायमीटर की क्या है, कैपिलरी है ना, जैसे कि ये कैपिलरी है, इसका ये डायमीटर क्या है, अभी कम है। एक ऐसी आपकी क्या है पास में क्या है, कैपिलरी है, इसका ये डायमीटर क्या है, ज्यादा। तो ये डायमीटर यहाँ पे क्या है, ज्यादा, ये डायमीटर क्या है, कम। तो कहाँ पे देखने को मिलता है बताओ? ये आपकी लार्ज डायमीटर की कैपिलरी होगी, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, मीन आर्टेरियल प्रेशर। कैसे निकालोगे इस मीन आर्टेरियल प्रेशर को? अभी बताया मैंने। ये क्या है आपका, डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर, इधर लिख देता हूं, डायस्टोलिक प्रेशर में से आप क्या करोगे, माइनस प्लस करोगे, प्लस हाफ थर्ड पल्स प्रेशर को, किसको ऐड करोगे, 1/3 पल्स प्रेशर को क्या कर दो आप, ऐड कर दो। तो डायस्टोलिक प्रेशर बताओ कितना है आपके पास में, 80 है ना, प्लस पल्स प्रेशर कैसे निकालोगे, पल्स प्रेशर कितना होता है देखो, पल्स प्रेशर देखो कितना होता है ये रहा। तो देखो 1/3 निकालो इसका, 1/3 इंटू 40, ऐसे तो निकलेगा। तो लगभग कितना निकलेगा बताओ, 1, लगभग 13 के समथिंग निकलेगा। ये कितना निकलेगा, 13 के समथिंग निकलेगा। तो आपका 1/3 पल्स प्रेशर कितना होगा बताओ, 13। तो आपका एएमएपी कितना हो जाएगा बताओ, 93 mm ऑफ मरकरी। ये वैल्यू आपको याद हो गई क्या, याद हो गई? तो ये तो आपकी क्या है, पल्स प्रेशर, और ये क्या है, बीपी, और वो क्या है आपकी मेल आर्टेरियल प्रेशर। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि जब पल्स प्रेशर ज्यादा होता है ना, तो डिस्चार्ज ज्यादा होता है। क्या होता है, डिस्चार्ज। जब पल्स प्रेशर बढ़ता है ना, तो डिस्चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, सिग्नल को प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी होती है ना, सिग्नल आगे की तरफ कितनी जल्दी जाएगा, मतलब ज्यादा सिग्नल क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब डिस्चार्ज क्या हो रहा है, ज्यादा। तो डिस्चार्ज ज्यादा कब होगा, इसका मतलब देखा समझना, जैसे आपके पास में हार्ट है, यहां से कौन आ रहा है, आपकी सुपीरियर वेना कावा, यहां से सॉरी इंफीरियर वेना कावा। ये क्या है आपके पास में, कोरोनरी साइनस है कि नहीं है। जब वेनस रिटर्न ज्यादा हो, क्या बोला मैंने, सॉरी वेनस क्या हो, रिटर्न क्या हो, ज्यादा। वेनस रिटर्न क्या हो, ज्यादा। वेनस रिटर्न वाला होता है यहां से ब्लड क्या आएगा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस से आएगा। तो जब वेनस रिटर्न क्या हो, ये वेनस रिटर्न ही तो है, ये वेनिस तो है, इनके पास में बताओ कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तभी तो उनका नाम क्या है, वेनस रिटर्न है ना, वेन्स है ना। तो ये वेनस रिटर्न जब ज्यादा होगा, तो डिस्चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। डिस्चार्ज भी क्या होगा, ज्यादा। डिस्चार्ज ज्यादा होने का मतलब सिग्नल प्रोड्यूस ज्यादा होगा, तो आगे एक्शन पोटेंशियल भी ज्यादा जनरेट होगा। तो वेनस रिटर्न बढ़ेगा, जब वेनस रिटर्न बढ़ता है तो डिस्चार्ज भी बढ़ता है, और डिस्चार्ज बढ़ता है सिग्नल बढ़ेगा, सिग्नल ज्यादा प्रोड्यूस होगा ना। तो सिग्नल ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो आपका ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, एट्रिया के अंदर। कहाँ पे आ जाएगा, फिर एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि डिस्चार्ज ज्यादा है तो सिग्नल ज्यादा मिलेगा, सिग्नल ज्यादा मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा तो फिर एक्शन पोटेंशियल सब कुछ जनरेट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये आपको बात याद रखनी कि डिस्चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या है, सिग्नल ज्यादा मिल रहा है ना। तो मैंने क्या बोला, पल्स प्रेशर ज्यादा होगा तो डिस्चार्ज भी ज्यादा होगा, पल्स प्रेशर कम होगा तो डिस्चार्ज भी कम होगा। दो बातें आपको याद रखनी है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई क्या? चलो इसको पहले छाप लो, फिर थोड़ा सा उतार लो, इसको पढ़ाएंगे ना, एक साथ उतारोगे क्या फिर?
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। देखो आपको ये बात याद रखनी है कि जो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का बीपी लिख देता हूं डायरेक्ट, है ना, रेगुलेशन ऑफ बीपी कैसे रेगुलेट करते हैं अपन। देखो इसको रेगुलेट करने के लिए क्या यूज में लेते हैं अपन, बाई बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। क्या काम में लेंगे अपन, किसके द्वारा कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे अपन बीपी को, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के द्वारा। किसके द्वारा, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के द्वारा। अभी बैरो रिसेप्टर क्या होते हैं, ये बैरो रिसेप्टर आपके एक प्रकार के क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर हैं। क्या है ये, क्या है बताओ, ये स्ट्रेच रिसेप्टर हैं। और ये स्ट्रेच रिसेप्टर कहां पे मिलते हैं आपको, प्रेजेंट वॉल ऑफ एट्रिया एंड ब्लड वेसल। कहां पे मिलते हैं बताओ ये आपको, एट्रिया की वॉल के ऊपर और ब्लड वेसल के ऊपर क्या मिलेंगे आपको, स्ट्रेच रिसेप्टर मिलते हैं। अभी बताऊंगा आगे की तरफ स्ट्रेच रिसेप्टर कैसे काम करते हैं। तो अपन को बताओ क्या करना है, बीपी को क्या करना है, रेगुलेट करना है। तो क्या काम मिलेंगे, बैरो रिसेप्टर। और बैरो रिसेप्टर एक प्रकार क्या होता है, स्ट्रेच रिसेप्टर है ना, तनाव का रिसेप्टर है। तो जब बीपी कम ज्यादा होती है ना, बीपी कम है बीपी ज्यादा है, तो क्या होते हैं, ये बैरो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट। तो इन बैरो रिसेप्टर, देखो नाम ही क्या है, बैरो, बैरो का मतलब क्या होता है, बीपी से होता है ना। तो जब प्रेशर बढ़ता है घटता है आर्टरी के ऊपर, क्योंकि बीपी का मतलब किससे है, इसका प्रेशर, आर्टरी का प्रेशर। तो आर्टरी के ऊपर ये क्या होगा, प्रेशर घटेगा या प्रेशर बढ़ेगा, दो ही कंडीशन है, या तो क्या होगा सिस्टोलिक प्रेशर या क्या होगा डायस्टोलिक प्रेशर, ये दोनों तो होते हैं। तो जब आर्टरी के ऊपर प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा तो इनको पता लग जाता है, क्योंकि क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर है। अभी कहाँ पे मिलेंगे अभी आपको बताऊंगा आगे डायग्राम से, समझ में आ गया क्या। तो एक प्रकार से स्ट्रेच रिसेप्टर हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल, समझ ही लेते हैं इसको इधर। मैकेनिज्म ऑफ बैरो रिसेप्टर। देखो ये क्या है, हार्ट है, और ये आपकी राइट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रिया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इधर से कौन जाएगा, इधर से कौन जाएगा, सिस्टेमिक ओटा, और इधर से पल्मोनरी ओटा। तो मैं थोड़ी देर के लिए सहूलियत के लिए बना देता हूँ कि इधर से कौन जा रही है, ऐसे ऐसे सपोज कर लेना ना कि इधर से क्या हो रहा है, ये क्या है पल्मोनरी ओटा। तो ये है क्या, पल्मोनरी ओटा, ये है आपके पल्मोनरी, थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ये क्या है आपके पल्मोनरी ओटा, ये पल्मोनरी ओटा है आपकी। ठीक है, और इधर बना देता हूं मैं आपकी ये क्या है बताओ, ये आपकी है सिस्टेमिक ओटा। नाम क्या दिया था इसका आपने, इसका नाम क्या बताया था मैंने, भूल गए क्या, कार्डियक ओटा बताया था, नहीं बताया था, कार्डियक ओटा बताया था। ये जब ऊपर की तरफ जाती है तब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ये आर्क
ओटा। फिर थोड़े से आगे की तरफ चलेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ओटा। क्या नाम था इसका, और डोर्सल ओटा बोला था कि नहीं बोला था, डोर्सल ओटा बोला था। फिर ये इसकी कुछ ब्रांच कहाँ पे जाती हैं, एब्डोमेन के अंदर जाती है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एब्डोमेन ओटा। यहाँ पर अपने कुछ और भी चीजें पड़ी थी, बताओ तो आपको, थोड़ा समय को नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पर अपने कुछ और भी चीजें पड़ी थी, अब उनको भूल जाओ, मैं बता रहा हूँ, उनको याद रखना आपको। ये पहले से भूल गए थे, अभी भी बोलना है ना, ठीक है। ये है आपके, बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है आपका, ये पूरी की पूरी क्या है, आर्क है, तो इसका नाम है क्या, आर्क ओटा। क्या नाम है, आर्क ओटा। ये जो आपको दिख रही है इनका नाम होता है कैरोटिड साइनस। क्या नाम होता है, ये दोनों के दोनों क्या है बताओ, ये कैरोटिड साइनस है। क्या नाम है इनका, कैरोटिड साइनस। यहाँ पर क्या मिलता है आपको, यहाँ पे तो कोरोनरी साइनस होता है ना, वो क्या है, कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। आर्क ओटा आपको दिख रही है क्या, आर्क ओटा के पास में ये क्या है बताओ, ये आर्क ओटा रिसेप्टर है। क्या है ये, वही बैरो रिसेप्टर, ये आपके आर्क ओटा रिसेप्टर है। क्या है ये किसके ऊपर पाए जा रहे हैं, है ना, तो रिसेप्टर ऑफ आर्क ओटा है ये। यहां पर भी कुछ आपके क्या मिलेंगे, बैरो रिसेप्टर मिलेंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर है ये। इनका नाम क्या है, देखो इनको नाम, ये तो आपके आर्क ओटा है, तो आर्क ओटा पे ऊपर पाए जाने वाले रिसेप्टर का नाम आर्क ओटा रिसेप्टर। कैरोटिड साइनस के ऊपर पाए जाने वाले का नाम रिसेप्टर ऑफ कैरोटिड साइनस। तो आपको पूछ ले, बताओ कि बताओ बैरो रिसेप्टर कहाँ पे मिलेंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर कहाँ पे मिलते हैं, तो क्या बताओगे, आर्क ओटा और कैरोटिड साइनस के ऊपर मिलते हैं। तो समझ में आ गई क्या बात, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इधर बनाते हैं माथा। माथा जानते हो ना, माथा नहीं जानते, ब्रेन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, ब्रेन, ठीक है, इधर ब्रेन बना देते हैं अपन। ठीक है, ब्रेन बन गया। थोड़ा सा इसको, ठीक है। अब देखो ये तो है, ये तो है फोर ब्रेन। कौन सा है, फोर ब्रेन। ये आपका क्या है, ये है आपका मिड ब्रेन। और ये क्या है आपका, ये हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में तो बताओ ये तो क्या है, सेरेबेलम। क्या है ये, सेरेबेलम। सपोज करो यहां पर क्या है आपका, ये है मेडुला ओब्लांगेटा, और इसके नीचे बना देता हूं मैं, इसके नीचे कैसे बना देता हूं, पोन्स। क्या बना देता हूं, पोन्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ आपकी स्ट्रक्चर होती हैं, वो आपको आगे बताएंगे। इसके नीचे ये, इसको बोलते हैं अपन स्पाइनल कॉर्ड। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं नीचे, है ना, स्ट्रक्चर को। तो ये तीनों के तीनों किसके पार्ट है, हाइंड ब्रेन के, सेरेबेलम, मेडुला ओब्लांगेटा और पोन्स, ठीक है। अब क्या होता है देखो, प्रेशर बढ़ा, सपोज करो वेंट्रिकल ने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्शन किया है। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा
तो प्रेशर कहाँ पे आएगा, आर्टरी के ऊपर आएगा। ये आर्टरी है, आर्टरी तो है, आर्टरी के ऊपर कौन प्रेजेंट है, रिसेप्टर। कौन से वाले, बैरो रिसेप्टर। कौन है, बैरो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर है। और कौन से रिसेप्टर हैं आपके, तो चाहे ब्लड प्रेशर कम हो चाहे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो, ये रिसेप्टर आपके बैरो रिसेप्टर क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को सेंस करने का काम करते हैं। समझ में आ गई क्या बात। ये क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को क्या करेंगे, सेंस। और सेंस करेंगे तो फिर क्या करेंगे बताओ, कंट्रोल कर सकते हैं। ये कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हार्ट होता है ना, उसके अंदर जो ऐसे नोड होता है, उसके अंदर खुद से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने की क्या होती है, कैपेसिटी। हार्ट बीट को रीजन खुद कर सकता है ना वो, लेकिन उसका क्या, उसके ऊपर कोई नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं होता है। सिर्फ क्या कर सकता है, नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर सकता है, हार्ट बीट को कम ज्यादा करवा सकता है। ये तो बताया था मैंने आपको, बताया था कि नहीं बताया था। हार्ट रेट का सिर्फ रेगुलेशन ब्रेन के द्वारा हो सकता है, कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ कम हुआ, तो ये कौन है, ब्रेन है। ये क्या कर सकता है बताओ, ये कंट्रोल कर सकता है क्या इसको, ये कंट्रोल नहीं कर, ये क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है इसको। क्या कर सकता है, कंट्रोल नहीं है इसके पास में, रेगुलेट कर सकता है, हार्ट बीट को कम ज्यादा कर सकता है, हार्ट बीट को कम ज्यादा करवा सकता है ये। तो सपोज करो ब्लड प्रेशर चाहे बढ़ा हो चाहे घटा हो, पता किसको लग जाएगा, बैरो रिसेप्टर को, क्योंकि सेंस कर लेते हैं ब्लड प्रेशर को। कम होगा तो भी सेंस कर लेंगे, ज्यादा होगा तो भी सेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, सपोज करो कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, चाहे ब्लड प्रेशर कम हुआ होगा चाहे ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ होगा, सेंस कर लिया इन्होंने। अब यहाँ से सिग्नल किसके पास में जाता है, ये इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये मेडुला ओब्लांगेटा, इसको याद रखना आप इसमें, है ना, मेडुला ओब्लांगेटा। ये जो आपके कैरोटिड साइनस है, ये जाते हैं किसके पास में, सिग्नल लेके, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, कुछ एबनॉर्मलिटी आई होगी, ब्लड प्रेशर चाहे बढ़ा होगा चाहे ब्लड प्रेशर घटा होगा। बैरो रिसेप्टर इनको क्या कर लिया है, सेंस कर लिया है। तो यहाँ से सिग्नल कहाँ पे जाएंगे बताओ, ब्रेन के पास में जाएंगे, कम ज्यादा होने के लिए, है ना। तो यहाँ से क्या होता है बताओ, यहाँ से सिग्नल कहाँ पे जाने वाले हैं, ब्रेन के पास में, और ब्रेन में भी कहाँ पे, मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा के पास में जाएंगे। ठीक है, किसके द्वारा जाएंगे, क्या है ये, क्या बनाई मैंने, ये क्रेनियल नर्व है। कौन सी वाली है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। कौन सी नर्व है ये, तो ये ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व इस सिग्नल को लेकर कहां पे जाती है, मेडुला ओब्लांगेटा के पास में, मेडुला ओब्लांगेटा के पास में जाती है। ये समथिंग मेरे हिसाब से 9th क्रेनियल नर्व होती है। क्या होती है, 9th क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, तो कैरोटिड साइनस से तो कौन लेके गया सिग्नल, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व लेके गई है ना। ठीक है, और ये जो आपके आर्क ओटा है, यहाँ पे तो प्रेशर घटा बढ़ा होगा ना, तो यहाँ से सिग्नल कौन लेके जाएगी, यहाँ से सिग्नल लेके जाती है कौन, इसको बोलते हैं अपने वेगस नर्व। कौन लेके जाएगी, वेगस नर्व। कौन सी है बताओ, ये 10th क्रेनियल नर्व है। कौन सी है, 10th क्रेनियल नर्व। और फिर क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, किसको, ब्लड प्रेशर को। समझ में आ गई क्या बात, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब चलते हैं पीछे, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि पल्स प्रेशर बढ़ेगा तो डिस्चार्ज बढ़ेगा, पल्स प्रेशर घटेगा तो डिस्चार्ज। ठीक है, पीछे चलते हैं। रेगुलेशन ऑफ बीपी किसके द्वारा किया है अपन ने, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स के द्वारा। समझ में आ गया कैसे हुआ है ये। स्ट्रेस रिसेप्टर है, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये एट्रिया की वॉल पे पाए जाते हैं और ब्लड वेसल के ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन स्पेशली कहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, आर्क ओटा के ऊपर और कैरोटिड साइनस के ऊपर देखने को मिलते हैं। अब आपको कोई पूछ ले कि यदि कोई सिग्नल है, ये कोई न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन सिग्नल लेके जा रही है आपके पास में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में, या सपोज करो मैं ऐसे बोल दूं ब्रेन के पास में लेके जा रही है, तो ब्रेन के पास में कोई सिग्नल जा रहा है तो कौन लेके जाएगा, और ब्रेन से कोई सिग्नल आ रहा है तो यहाँ पर इफेक्टर लिख देता हूँ ना, इफेक्टर। तो कहीं सिग्नल जा रहा है तो कौन लेके जाएगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या ब्रेन से सिग्नल आएगा तो कौन लेके आएगा, ले जाने के लिए कौन प्रेजेंट है,
लेकर, सिग्नल को लेकर कौन जाती है आपकी सिग्नल को? नहीं अभी उसको छोड़ो, आप नॉर्मली बता रहा हूं मैं। नॉर्मली कोई भी सिग्नल आपके ब्रेन के पास में जाएगा तो कौन कौन लेके जाएगा? कौन से न्यूरॉन्स लेके जाएंगे? न्यूरॉन्स में भी कौन सा न्यूरॉन्स? एक तो होता है आपका मोटर न्यूरॉन, एक होता है आपका सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी लेके जाती है ना, और मोटर न्यूरॉन सिग्नल को लेके आती है। बात समझ में आ गई क्या आपको? तो देखो जो आपका एट्रिया है, एट्रिया, एट्रिया, एट्रिया के पास में है कंटेन टू बैरोरिसेप्टर। मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्टेज रिसेप्टर की बात है। बताओ एट्रिया के पास में कितने स्टेज रिसेप्टर हैं? 2 स्टेज रिसेप्टर आपको देखने को मिलते हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए और टाइप बी, काफी है इतना, ये 1 और ये 2, बी आएगा ना यहाँ पे, टाइप बी। यहाँ पर टाइप बी में क्या होता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पर क्या होता है बताओ? अभी थोड़ी देर पहले बताया, वेनस रिटर्न बताया था ना मैंने आपको। जब वेनस रिटर्न, जब वेनस रिटर्न क्या होता है? ज्यादा होगा तो क्या होगा बताओ? डिस्चार्ज ज्यादा होगा। क्या होगा? डिस्चार्ज ज्यादा होगा। डिस्चार्ज ज्यादा होने का मतलब सिग्नल प्रोड्यूस ज्यादा होगा, आगे की तरफ, ज्यादा की तरफ जाएगा। और बताओ डिस्चार्ज ज्यादा होगा तो क्या होगा? ब्लड, ऐसे लिख देते हैं कि एट्रियम क्या हो जाएगा? ब्लड से क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। ब्लड किस में आ जाएगा? एट्रियम में आ जाएगा ना, तो एट्रियम क्या हो जाएगा? ब्लड से क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। ब्लड फिल्ड इन एट्रियम, ठीक है। ये आपके टाइप 1 और टाइप 2 हो गए। अब बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? बताओ। हाँ क्या हुआ? क्या? ये क्या समझ में नहीं आया बताओ? वेसो मोटर सेंटर, इसमें क्या समझ में नहीं आया? देखो ये तो अपन ने डायग्राम पहले बनाया था, ये आपका पल्मोनरी ओटा है, ये आपकी सिस्टमिक ओटा है, ठीक है। सिस्टमिक ओटा फिर आगे जाकर किसमें चेंज हो जाएगी? आर्क ओटा के अंदर, फिर डिसेंडिंग ओटा, फिर एब्डोमिनल ओटा। ये तो अपन ने पहले पढ़ लिया था। अब क्या है? ये आपके आर्क ओटा है, और आर्क ओटा से ये क्या निकल रही है? आपकी कैरोटिड साइनस निकल रही है। क्या निकल रही है? कैरोटिड साइनस। अब अपन पढ़ क्या रहे हैं कि रेगुलेशन कैसे करेंगे बीपी का? बीपी ज्यादा हो जाए, बीपी कम हो जाए तो कैसे रेगुलेट करेंगे, वो पढ़ने वाले हैं। ये जो आर्क ओटा है इसके ऊपर भी बैरोसेप्टर मिलेंगे आपको, और ये जो आपका कैरोटिड साइनस है इसके ऊपर भी आपको क्या मिलेंगे? बैरोरिसेप्टर मिलेंगे। आर्क ओटा पे मिलने वाले बैरोरिसेप्टर का नाम क्या है? रिसेप्टर ऑफ आर्क ओटा। और कैरोटिड साइनस के ऊपर रिसेप्टर मिलेंगे, उसका नाम क्या है? रिसेप्टर ऑफ कैरोटिड साइनस। फिर से चलते, ब्रेन के पास में 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर 3 पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, अब इसको समझना नहीं है, पोन्स, और एक कौन सा? मेडुला ओब्लांगेटा। अभी फोकस किस पे करना है? मेडुला ओब्लांगेटा पे फोकस करना है, क्योंकि ये रेगुलेट करेगा किसको? बीपी को। तो बीपी को रेगुलेट करने के लिए कौन है? मेडुला ओब्लांगेटा। और इसमें भी याद रखना चाहो तो लिखना, इसके अंदर क्या पाया जाता है? वेसो मोटर सेंटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? वेसो मोटर सेंटर। अब
सपोज करो वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो आर्टरी के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर। इस ये जो आपकी सिस्टमिक कोट है इसके ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर है, लगेगा ना, एक प्रकार से आर्टरी तो है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर। अब प्रेशर लगेगा तो प्रेशर को सेंस करने के लिए कौन है, बैरोरिसेप्टर। कौन है, बैरोरिसेप्टर। बैरोरिसेप्टर को पता लग गया कि प्रेशर यहाँ पर क्या है, ज्यादा है, और प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये आगे की जो आर्टरी है वो डैमेज हो सकती है, क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती हैं। तो प्रेशर को थोड़ा सा कम किया जाएगा। तो कम करने के लिए क्या किया जाएगा, रेगुलेट करना पड़ेगा ना, कि आगे वाले आर्टरी वगैरह क्या नहीं हो जाए, डैमेज नहीं हो गए। तो इसके लिए रेगुलेट करने के लिए यहाँ से सिग्नल किसके पास में जाना चाहिए था, मेडुला ओब्लांगेटा के पास में। लेकर कौन जाएगा, नर्व लेके जाएंगी। लेकिन नर्व तब लेके जाएंगे ना तब इस प्रेशर को सेंस भी तो किया जाए, इस प्रेशर को सेंस करेंगे तभी तो नर्व काम करेंगे आपकी। तो प्रेशर को सेंस करने के लिए कौन है, देखो प्रेशर का सेंस करना, बैरो, बैरो का नाम ही क्या होता है, प्रेशर से होता है। जैसे बैरोमीटर आपने सुना होगा, दाब के लिए होता है ना बैरोमीटर, तो बैरो का मतलब ही क्या है, प्रेशर को सेंस कर लेता है ये। अब ये प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब इन्होंने क्या कर लिया है, सेंस कर लिया है। यहाँ पर भी सेंस कर लिया है, यहाँ पर भी सेंस कर लिया है। कहाँ कहाँ पे सेंस किया है, आर्कोटा के ऊपर और कैरोटिड साइनस के ऊपर क्या कर लिया है, सेंस कर लिया है। अब सेंस करने के बाद में ये भी सिग्नल कहाँ पे जाना चाहिए, ब्रेन के पास में। सिग्नल नहीं जाएगा तो आर्टरी वगैरह डैमेज हो सकती है ना, और ये तो मेन आर्टरी है, ये जो ये डैमेज हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो यहाँ पर सेंस करने के बाद में कैरोटिड साइनस से तो कौन जाता है आपका, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व जाती है किसके पास में, मेडुला ओब्लांगेटा के पास में। और जो आपका आर्कोटा है वहां से कौन जाता है आपका, वेगस नर्व जाती है। कहाँ पर, कहाँ पे जाती है, ब्रेन के हाइंड ब्रेन के पार्ट में, किसके पास में, मेडुला ओब्लांगेटा। और वहां पे कौन है, वैसोमोटर सेंटर है। कौन है, वैसोमोटर सेंटर। अब ये वैसोमोटर सेंटर इसको क्या करता है, एनालिसिस करता है कि ब्रेन, सॉरी एनालिसिस क्या करेगा कि ब्लड प्रेशर ज्यादा है या कम है, क्या सिग्नल दिया जाए। तो सिग्नल लेकर आएंगी तो उसको, तो वो वाले कौन सी है आपकी, सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये क्रेनियल नर्व बता दी मैंने आपको। और नॉर्मली लेकर तो कौन जाती है आपकी, मोटर न्यूरॉन्स जाती है। समझ आ गई क्या बात। तो ये क्या करेगा आपका मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर वैसोमोटर सेंटर क्या करता है, ये ब्लड प्रेशर को सेंस कर लेगा कि ज्यादा है या कम है यहाँ पर, और फिर यहाँ से सिग्नल भेजेगा वापस से। और भेजने के बाद में क्या होगा, इसका रेगुलेशन होगा। बीपी ज्यादा है तो कम कर दिया जाएगा, और बीपी कम है तो ज्यादा। अब ब्लड वेसल को, ब्लड वेसल की डायमीटर को कम ज्यादा करके कर सकते हैं ना। और ब्लड वेसल जैसे सपोज करो छोटी है, डायमीटर कम है इसका, इसमें ब्लड फ्लो ज्यादा हो रहा है तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो रहा है, तो इसके डायमीटर को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे ना। तो डायमीटर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगी कंडीशन। और ये चीजें तो अब उसमें सिग्नलिंग में पढ़ते हैं ना अपन, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, रिलैक्सेशन कैसे होता है। बात समझ में आ गई क्या। और ये वाला आप बताओ, कोई कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लो, कोई कंफ्यूजन हो तो। क्या डिस्चार्ज ऐसे ज्यादा नहीं होता, डिस्चार्ज का मतलब सीधा सीधा होता है कि सपोज करो, डायग्राम कहाँ गया वो, ये आपका हार्ट का डायग्राम है। तो जो पल्स प्रेशर है आपकी कितनी है, पल्स प्रेशर 40 mm ऑफ मरकरी, कितनी है 40 mm मरकरी। कैसे निकालते हैं अपन, सिस्टोल माइनस डायस्टोल, ऐसे निकालते हैं ना। सिस्टोल और डायस्टोल का जो अंतर होता है वो क्या होता है आपका, पल्स प्रेशर होता है। अब ये जो आपका ऐसे नोड यहीं पे पाया जाएगा आपका, ऐसे नोड क्या कर सकता है खुद से, हार्ट बीट का ओरिजिन करवा सकता है, खुद से करवा सकता है ना। अब सपोज करो हार्ट के अंदर ब्लड कम आए तो फिर क्या हो, हार्ट के अंदर ब्लड कम आ रहा है, इसका मतलब अनेक कारण हो सकते हैं, इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। इसका मतलब वहां पर डिस्चार्ज क्या है, कम है। डिस्चार्ज क्या है, कम है। एट्रिया के अंदर ब्लड ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, डिस्चार्ज ज्यादा है। ऐसे तो होगा। डिस्चार्ज ज्यादा होने का मतलब ही क्या होता है कि सिग्नल कितना प्रोड्यूस हो रहा है। समझ आ गया ना। तो डिस्चार्ज ज्यादा होने का मतलब सिग्नल ज्यादा प्रोड्यूस होगा, सिग्नल ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो आपके चैनल वगैरह ज्यादा ओपन होंगे ना, और चैनल ओपन होंगे तो आपके एक्शन पोटेंशियल आपको जल्दी से मिल जाएगी। और आपको पता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, एट्रिया में
एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, और वेंट्रिकल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है। बात समझ में आएगी नहीं, यही समझ में आ गई। तो डिस्चार्ज का मतलब ये होता है सिग्नल को ज्यादा प्रोड्यूस होना। ठीक है, और बताओ, और कोई कंफ्यूजन हो तो। आपको ये बात थोड़ी लिखवानी है मेरे को कि पल्स प्रेशर ज्यादा होगा तो डिस्चार्ज ज्यादा, तो लिख लेना इस बात को, पल्स प्रेशर ज्यादा तो लिख दूंगा इसको इधर, पल्स प्रेशर ज्यादा तो बैरो रिसेप्टर का डिस्चार्ज भी क्या है, ज्यादा होगा। और पल्स प्रेशर क्या है, कम है, तो बैरो रिसेप्टर का डिस्चार्ज क्या होगा, कम। इस बात को आप लिख लेना। आपको कोई ऐसे पूछ ले क्वेश्चन, अब मैं आपको 2-4 क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, नहीं तो फिर मैं लिखवाऊंगा उनको। वेंट्रिकुलर डायस्टोल वॉल्यूम जानते हो क्या आप, क्या होता है? डायस्टोल का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन है ना। तो ध्यान रखना, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल वॉल्यूम कम होती है तब की बात, ये इनहेलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ ना, अब मैं इनहेलेशन की बात कर रहा हूँ। रेस्पिरेशन में इनहेलेशन होता है ना, तब एयर क्या करते हैं अपन, अंदर की तरफ लेते हैं। तो टाइप बी होता है ना, टाइप बी, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। ये बात लिखवानी पड़ेगी मेरे को, लिखवानी पड़ेगी, याद नहीं रख सकते क्या? देखो इसके बारे में और क्या लिखोगे आप, इधर लिख देता हूँ ना, क्या बताया मैंने, वी डी वी। वी डी वी का मतलब क्या है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल वॉल्यूम। कब की बात है, इनहेलेशन के दौरान। तो इनहेलेशन के दौरान बताओ क्या होगा, यदि आपका वेंट्रिकल डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, कम है, क्या है, कम, समझाओगे ना। वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, कम है, तो क्या होगा बताओ, टाइप सेकंड, या मैं ऐसे लिख दूं, टाइप बी लिख दो ना, टाइप बी लिख दो या सेकंड लिख दो, एक ही बात है ना। टाइप बी बैरो रिसेप्टर की एक्टिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। समझ में आ गई क्या? फॉरवर्ड को फॉर लिखना है मेरे को, डायस्टोल के टाइम पे काम में आता है ये। लिखोगे इसका काम भी, स्टीम स्टिमुलेट ड्यूरिंग एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, और ये लेट डायस्टोल, यानी कि रिलैक्सेशन के टाइम में काम में आता है। ठीक है, स्टिमुलेट ड्यूरिंग, लो, दोनों काम हो गए। और कोई पूछना हो तो पूछो। तो आपको पूछ ले ऐसे कि बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी किसके लिए सेंसिटिव ज्यादा होती है, तो क्या बताओगे, इस डायग्राम यहाँ से देख के बताओ, मैं स्टार्ट। बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी सबसे ज्यादा किसके लिए सेंसिटिव होती है, दिख रहा है क्या आपको, पल्स प्रेशर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। पल्स प्रेशर जब बढ़ेगा तो बैरोरिसेप्टर का डिस्चार्ज भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान रखना कि बैरोरिसेप्टर की एक्टिविटी किसके लिए सेंसिटिव होती है, पल्स प्रेशर के लिए। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद में अपन कल देख लेंगे।
स्किनर